नारे दिए। हमारे अंत्योदय ने आज भारत में गरीबी कम की है, तेज गति से कम की है। इतना ही नहीं, देश में न्यू मिडिल क्लास निर्माण किया है। उनके वंशोदय ने दलालों और बिचौलियों के हाथ मजबूत किए। हमारा अंत्योदय जनधन, आधार, मोबाइल को मिलाकर जेम आधुनिक व्यवस्था बनाई। उनके वंशोदय ने तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का आधार बनाया। हमारे अंत्योदय ने सबका साथ, सबका विकास का मार्ग चुना। उनका वंशोदय सिर्फ अपने परिवार को महिमा मंडन करता है। हमारा अंत्योदय समाज के अनजान चेहरों का भी सम्मान करता है। भाइयों बहनों, ये फर्क आपको समझ में आता है? ये फर्क आपको समझ में आता है? ये फर्क आपके गले उतरता है? आप इस फर्क को महसूस करते हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। वरना साथियों, आज से 5 साल पहले कौन सोच सकता था कि किसी आदिवासी इलाके में गरीबों की सेवा करने वालों को या किसी गांव में पौधों की प्रजातियों को बचाने वाले को, उनको भी कभी भारत के गौरव समान पद्मश्री जैसा सम्मान मिल सकता है? मिला है कि नहीं मिला है? आपके कर्नाटक के भी ऐसे लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? ये फर्क हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्रपति भवन में टूटे फूटे चप्पल पहने हुए किसी बुजुर्ग को जब मैं गर्व के साथ पद्मश्री सम्मान ग्रहण करते देखता हूं तो मन में यही आता है, मन में यही आता है, यही मेरा सच्चा भारत है। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने वाला भारत, अपने संसाधनों पर भरोसा करने वाला भारत, अपने सपनों पर भरोसा करने वाला भारत। अफसोस कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद इस भारत को, हमारे भारत को वो शासन नहीं दिया जिसके लिए हिंदुस्तान हकदार था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को 20वीं सदी ने एक मौका दिया। वो मौका उसने एक परिवार को समर्पित कर दिया, गंवा दिया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? सब एक ही परिवार के लिए हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं रामनाथपुरम से आ रहा हूं। आपको मालूम है, वहां हमने अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? हमारे कर्नाटक का गौरव थे कि नहीं थे? क्या कभी इस भारत सरकार ने उनका ऐसा स्मारक बनाया क्या? उनके परिवार के ढेर सारे स्मारक हैं, लेकिन इस देश के किसी पूर्व राष्ट्रपति को ऐसा सम्मान नहीं दिया गया।
यही इनके परिवार का मामला था। भाइयों बहनों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपना पूरा जीवन कर्नाटक की सेवा में खपा दिया था। खपाया था कि नहीं खपाया था? भाइयों बहनों, अब 21वीं सदी कांग्रेस को उसके गुनाहों की सजा दे रही है। साथियों, आज यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं इस बर्बर नरसंहार में शहीद हुए प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, जो राष्ट्र अपने बलिदानियों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास को भूल जाता है, जो जड़ों से कट जाता है, वो मिट जाता है। आज मोदी जब अपने इन शहीदों को याद करता है तो कांग्रेस और उसके साथियों को दिक्कत होती है। जब जलियांवाला बाग के शहीदों के नाम पर दिल्ली में याद-ए-जलियां म्यूजियम बनता है तो इन्हें मोदी आंख में खूंचने अखरता है, दुख होता है। जब दशकों के इंतजार के बाद पूर्व फौजियों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी की जाती है तो इन्हें भी मोदी से दिक्कत होती है। भाइयों और बहनों, इनका खुद का बर्ताव ऐसा रहा है जो इनका देश की सेनाओं के प्रति रवैया दिखता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये लोग सबूत मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। भाइयों बहनों, आपको इस देश के सपूतों पर भरोसा है कि नहीं है? हमारे सपूत पराक्रमी है कि नहीं है? हमारे सपूत वीर है कि नहीं है? क्या हमारे सपूतों के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? हमारे सपूतों के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है तो ये पूरी पलटन, ये महामिलावटी लोग सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। ये लोग इतने नीचे गए हैं कि देश के सेनाध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहते हैं, गली का गुंडा। इन्होंने शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये करेंगे क्या? शर्म हो तो करे ना। इतना ही नहीं, देश के सेनाध्यक्ष को झूठा है यहां तक बोल देते हैं। साथियों, जो राष्ट्र अपने बलिदानियों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उनसे कभी भी हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भारत की परंपराओं मजबूत करने के बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। राजनीति, कोर्ट, चुनाव,
सब अपनी जगह है, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अपनी आस्था जताना भी अपराध बन गया है। उसे आपराधिक करार किया जाता है। मैं कल केरल में था, वहां स्थिति ये बना दी गई है कि सार्वजनिक रूप से वहां कम्युनिस्टों की सरकार है, ये गठबंधन का हिस्सा है, ये महामिलावटी लोग हैं। वहां पर स्थिति ऐसी पैदा की गई है कि सार्वजनिक तौर पर से कोई भी नागरिक भगवान अयप्पा का नाम तक नहीं ले सकता। सबरीमाला बोलने पर आप पर मुकदमा चलता है, जेल में ठूस दिया जाता है। मैं कल जिस क्षेत्र में गया था, वहां के कैंडिडेट को 15 दिन तक जेल में बंद किया। कल कोर्ट ने उसको जमानत दी, तब आया वो। क्या ये लोकतंत्र का तरीका ठीक है? क्या ये आपका अपमान है कि नहीं है? क्या भगवान अयप्पा का नाम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्या सबरीमाला के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? साथियों, महामिलावट के इस कांग्रेसी कल्चर ने सिर्फ हमारी परंपराओं को नहीं नुकसान पहुंचाया, डिफेंस को भी उन्होंने कमजोर किया है। हमारी इकोनॉमी को भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के बैंकिंग सेक्टर को तो ये लोग 2014 में वेंटिलेटर पर छोड़ करके गए थे। साथियों, आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मंगलुरु और उडुपी, ये तो देश की बैंकिंग क्षेत्र की धरोहर रहा। कांग्रेस के नामदारों ने फोन बैंकिंग का ऐसा खेल खेला कि बैंक बर्बाद हो गए। साथियों, जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी से लेकर के 2006 तक दिया, अब विचार करिए, आजादी से 2006 ने करीब करीब 60 साल में बैंकों ने जितना लोन दिया, इन्होंने 2006 से 2014 उससे भी 2 गुना लोन दे दिया। बताइए कितना कमीशन निकला होगा? ये तो जांच करने पर पता चलेगा। आप बताइए, क्या बैंकिंग व्यवस्था ऐसे चलती है? साथियों, चौकीदार ने इस खेल को बंद कर दिया, इसलिए इनमें भगदड़ मच गई है। आप मुझे बोलिए, चौकीदार ने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये खेल बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाग रहे हैं, लेकिन भाग करके जाएंगे कहां?